एवरीवन, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए, अब हम जा रहे हैं जो फोर्थ चैप्टर है, ये लूसेंट बायोलॉजी का हम चौथा चैप्टर करने जा रहे हैं, अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकी क्या है इसको समझते हैं। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं, ठीक है, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं अनुवांशिकी कहलाते हैं। अनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियाँ और कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है ना, मतलब एक ऐसा लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रहा है, डेट इज अनुवांशिक लक्षण। और अनुवांशिक लक्षण के पीढ़ी दर पीढ़ी की जो संचरण हो रहा है उसकी विधि और कारण का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, यानी अनुवांशिकी। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया था। ये बहुत बार बीपीएससी पूछा हुआ है। ठीक है, साइंस में पूछता है कि अनुवांशिकी का सिद्धांत किसने दिया, तो आप याद रखिएगा मेंडल। ठीक है, जेनेटिक्स का किसने दिया, तो मेंडल। देखिए, मैं इसका ऐसे याद क्यों, क्योंकि ना कन्फ्यूज होता है, डार्विन ये वो ऐसा ऑप्शन देगा ना जो बहुत पास का, तो जी से याद रखिएगा, जेनेटिक्स। जीएम क्रॉप होता है ना, तो जीएम से मेंडल। और इसी कारण इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब देखिए, अनुवांशिकता शब्द विलियम वाटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द जोहानसन ने दिया। देखिए, इसीलिए मैंने बताया था इसको। ठीक है, अब ऐसा पूछ देगा ना कि अनुवांशिकता शब्द किसने दिया, तो ये वाटसन ने दिया था। ठीक है, जेनेटिक्स वर्ड को किसने दिया, तो ये वाटसन ने। और जीन शब्द को किसने दिया, तो विलियम जोहानसन ने दिया। ठीक है, जीन को जोहानसन और अनुवांशिकता जो जेनेटिक्स वर्ड है उसको वाटसन। जेनेटिक्स को वाटसन, जेनेटिक को वाटसन, जीन को जोहानसन। जीन को जोहानसन, ज से जीन, ज से मतलब आप याद रखिए, और अनुवांशिकता को यानी जेनेटिक्स को वाटसन। ठीक है, जेनेटिक्स को वाटसन। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले किस पौधे पे किया गया था, तो मटर के पौधे पे। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की अनुवांशिकता का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरणीय और द्विसंकरणीय क्रॉस कहते हैं। देखिए, अब एक संकरणीय क्रॉस क्या था, तो मेंडल ने एक संकरणीय क्रॉस के लिए लंबे टीटी एवं बौने टीटी पौधे को क्रॉस कराया। ठीक है ना, क्या किया कि मेंडल क्या किया कि एक संकरीय क्रॉस के लिए एक लंबा टीटी और एक बौना पौधा को क्रॉस कराया, तो निम्न परिमाण नाम प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको समझना जरूरी है कि मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए एक लंबे टीटी, ठीक है, मतलब देखिए इसने एग्जाम्पल में लिया है, दो पौधा लिया है। ठीक है, एक लंबा है एक पौधा, दोनों को क्या किया गया है, क्रॉस कराया गया है। तो इस डायग्राम को थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका क्या होता है, जैसे टी मतलब लंबा पौधा जो था वो कैपिटल टी था, ये छोटा, तो इनको ले लिया, तो फिर ये क्या हुआ, टी। सभी पौधों के संकर लंबे। ठीक है, सभी पौधों के जो संकर थे वो लंबे, F1PD। अब क्या है कि स्वपरागन हुआ, शुद्ध लंबे जो थे वो टीटी और संकर लंबे चूंकि इनसे बनाया गया तो ये हुआ। तो इसका इस दिन से देखा कि जो टीटी था वो 25% था और आधा इसमें 25% था, और जो संकर लंबा हुआ उसमें 50% था। तो अब देखिए, चूंकि ये शुद्ध लंबा है तो इसका स्वपरागन होगा तो हमेशा शुद्ध लंबा ही हुआ। फिर ये क्या हुआ, इसका हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि 75% लंबे और 25% बौना। देखिए, यहाँ समझने वाली बात है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, देखिए अब यहाँ जैसे 50% 25% इसको कैसे हुआ, तो हमें फाइनली 100% होना चाहिए, तो हम इन दोनों का लिए हैं,
25 ये, और जो बीच वाला जो होता है ना वो इन दोनों का गुण लेके तो ये 50% हुआ। ठीक है, अब टीटी का कैसा उसमें पौधा होगा, चूँकि ये लंबा ही है तो इससे लंबा होगा, छोटा है तो उससे छोटा होगा और शुद्ध बौना। अब इसमें क्या हुआ कि जो 75% गुण आया वो ज़्यादा लंबा वाला, और शुद्ध जो बौना वाला आया वो 25%। ठीक है, तो F2 पौधे देखिए अब क्या है कि F2 पीढ़ी का पौधा को फिनोटाइप अनुपात यदि हम देखते हैं तो 3:1, और जीनोटाइप अनुपात जो प्राप्त हुआ तो वो कितना हुआ, 1:2:1 प्राप्त हुआ। ठीक है, फिनोटाइप में दिखे तो 3:1, मतलब इसमें हमने देखिए 3 है तो 3/1, तो इसका परसेंटेज निकाले तो 4, 25 दिया 75 और 1। ठीक है, तो ये हुआ फिनोटाइप, मतलब समझ रहे हैं कि इन टीटी जो हम दो तरह का देखें, एक संकरीय मॉडल और द्विसंकरीय मॉडल, तो जो फिनोटाइप अनुपात है इसमें हमको मिला कितना, 3:1 का, और जीनोटाइप मतलब इनसे जो मिला वो क्या मिल रहा है, तो 1:2:1, यानी कि देखिए 1 और 2 1 3 परसेंटेज कैसे निकालते, 2 1 3 1 4 × 100, तो ये 25%, ये भी 25% है, ये क्या हो जाएगा 2/2 1 3 1 4 बने हाफ, यानी 50%। तो समझे, यानी जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप याद रखिएगा। फिनोटाइप में हम देखेंगे तो हमारा 3:1 और मतलब 3:1, और जीनोटाइप में 1:2:1। ठीक है, जीनोटाइप में क्या होगा 1:2:1, और फिनोटाइप में हम देखेंगे तो 3:1। ठीक है, तो ये हुआ एक संकरीय क्रॉस जो हम देखें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए द्विसंकरीय क्रॉस में हम देखेंगे तो मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल और पीले बीज लिया, वह हरे और झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधे को क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होता है। ठीक है, क्या किया कि मेंडल ने ही प्रयोग किया है कि ये क्या किया कि, और देखिए जो एक संकरीय क्रॉस है वो भी मेंडल ही किया है, ये भी जो है तो ये क्या किया है ना कि के लिए गोल और एगो पीला बीज ले लिया, वह हरे और झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधे को क्रॉस कराया। ठीक है, तो इसमें गोल और पीला बीज ज़्यादा प्रभावी हुआ। अब इसको कैसे देखते हैं, देखिए गोल और पीला है तो RRYY है, इसमें झुर्रीदार और हरा है तो स्मॉल RRY, मतलब जैसे उसमें TT लिए थे वैसे ही इसमें, तो गैमिट इसका RY है। ठीक है, मतलब और उसका गैमिट स्मॉल RY हम ले लिए, मतलब झुर्रीदार और हरा है तो RY, और इसमें कैपिटल यानी गोल और पीला है तो RY उसका गैमिट लिए। ये दोनों पृथक पौधा है, P1 जो है वो पृथक पौधा इसमें लिया गया। तो देखिए इससे फाइनली क्या होगा, कैपिटल RY तो आएगा, स्मॉल RY भी आएगा, तो गोल और पीला और संकर बीज F1 आया। RY में क्या था, गोल और पीला, इसमें भी गोल पीला होगा, संकरण होगा तो। ठीक है, अब देखिए नर युग्मक और इधर मादा युग्मक, इसको समझना है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि इसमें क्या हुआ ना कि देखिए नर युग्मक लिया है और मादा युग्मक, अब कैसे लेंगे इसको, देखिए परमुटेशन कम्बिनेशन अब पढ़ेंगे तो वैसे ही लिया है। इसमें RY लिया, मतलब कैपिटल RY। अब देखिए R को कैपिटल रखा और Y को स्मॉल किया, फिर क्या किया इस बार R को स्मॉल किया, कैपिटल को Y किया, और RY दोनों का इसमें, इससे ज़्यादा तो कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता है, तो ये इसने बना दिया। इसी तरह फिर मादा युग्मक में भी सेम प्रक्रिया किया। अब देखिए समझना यहाँ ये है ना कि शुद्ध कौन होगा अशुद्ध कौन होगा, क्योंकि RY मिल रहा है तो गोल और पीला तो बनेगा ही, तो जब सेम चीज़ वाला मिलेगा वो तब होगा, जैसे RY एकदम दोनों सेम था तो शुद्ध बनेगा। इस कैटेगरी की बात करें तो चूँकि यहाँ RY है तो फिर जब यही RY होगा तो शुद्ध बनेगा। यहाँ स्मॉल r कैपिटल Y है तो अब देखेंगे कहाँ है स्मॉल r कैपिटल Y है तो इस कॉलम में है नहीं, यहाँ शुद्ध बनेगा। फिर यहाँ छोटा छोटा दोनों है,
छोटा r छोटा y, तो यहाँ भी है, तो इसमें क्या बनेगा, शुद्ध बनेगा। तो देखिए आर, कैपिटल आर और जो वाई है वो गोल और पीला है, तो जहाँ जहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला होगा वो तो गोल और पीला होगा ही। लेकिन समझना है ये कि झूठीदार और हरा वाला कहाँ होगा, कि जहाँ छोटा आर आ जाएगा और वाई भी आ जाएगा, वो कहाँ हो जाएगा, तो झूठीदार और हरा वाला में होगा। इस तरह ये कॉलम था, ठीक है। बाकी बस समझना ये था कि क्रॉस कैसे हो रहा है। अंततः F2PD के पौधे को फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुआ तथा F2PD के पौधे का जीनोटाइप जो है 1:2:1, ठीक है। अब देखिए इसका फिनोटाइप क्या हो रहा है, तो 9:3:3:1, और F2 पौधे की जो जीनोटाइप है, जैसा उसमें हमने देखा था, उसमें क्या देखा था हमने कि 3:1 था, तो इसमें जो प्राप्त हो रहा है वो 9:3:3:1, और इसमें क्या हो रहा है, तो 1:2:1 और 2:4:2:1 ये है, ठीक है। देखिए इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं, बस समझना था, ये सब नहीं पूछेगा फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, बस फिनोटाइप ये समझिए और जीनोटाइप ये समझ भी, इतना नहीं क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवांशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इसी नियमों में से पहला और दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर, वो तीसरा नियम जो है वो द्विसंकरीय क्रॉस पे, जैसे जो भी हम निकाले थे। अगला है कि मेंडल का नियम क्या था, प्रभाविकता का नियम, जैसे एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकर करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है, ठीक है। अब इसको समझना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जिसको बोल रहा है प्रभाविकता का नियम। तो देखिए एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध माता या पिता में संकर करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होता है, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाता है। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। जैसे कि इन्होंने बोला ना प्रभाविकता, जैसे कि हमने लिया ना एक शुद्ध लंबा और एक बौना, तो हम बौना को पौधा को करा दिए क्रॉस लंबा से, और हम चाह रहे थे कि अभी हमको लंबा मिले पौधा, तो पहला में हम मेरा वांछित क्या था, वांछित गुण चाह रहे थे कि हम वो बौना पौधा लंबा मिल जाए, तो प्रथम पीढ़ी में होगा कि लंबा तो अवश्य मिल जाएगा हमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो बौना वाला गुण है वो नहीं उपस्थित रहेगा, वो उपस्थित रहेगा। हो सकता है कि फिर से जो दूसरी पीढ़ी उसकी जन्म ले फिर वो बौना हो जाए, तो इसी को उन्होंने बोला प्रभाविकता का नियम। यानी एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाला शुद्ध माता या पिता में संकर करने से, ठीक है ना, प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अब अप्रभावी गुण क्या था, जो हमने नहीं चाह रहे थे वो छिप जा रहा था। तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई दिया, यानी हम चाहें कि लंबा पौधा है तो वो मिला, और लेकिन जो सेकेंड पीढ़ी में है वो गुण क्या हुआ हमारा, फिर से वो दिखाई देता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट हो जाता है। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, इसको समझते हैं। लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं, और इनसे केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन क्या है कि लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्मक बनाते समय पृथक हो जाते हैं, और इनमें केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। यह नियम के युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। देखिए लॉ ऑफ सेग्रेगेशन क्या है कि लक्षण कारक मतलब वह जीन
कि जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते हैं समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से एक कारक ही एक युग्मक में पहुंचता है। तो ये नियम क्या कहलाता है कि शुद्धता का नियम कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हम अभी फिर से वही एग्जाम्पल लिए कि एक लंबा था एक छोटा था, तो पहला वाला में क्या हुआ ना, सेग्रेट हो के ही वो गुण क्या हुआ, केवल लंबा वाला सेलेक्ट हुआ, तो वो पौधा क्या होगा, केवल लंबा होगा। तो इसको बोलते हैं शुद्धता का नियम। अगला है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों एवं पौधों के बीच संकर कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, ठीक है, तो दोनों लक्षण का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित करती है, मतलब जो लक्षण आ गया है तो फिर वो दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब देखिए यहाँ प्रश्न ये तो नहीं, बट जैसे हमने बोला था ना कि मेंडल, वाटसन ये सब पूछेगा, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। बोलेगा कि जोहानसन जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जोहानसन ने कब किया था, 1909 में। वाटसन ने 1905 में जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया था, ठीक है। और जोहानसन जीन का फिनोटाइप, देखिए फिनोटाइप क्या है, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं वो फिनोटाइप। अब क्लियर हो गया, ठीक है। जीवधारी को जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं वो डेट इज फिनोटाइप, और जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को उनका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारको जीन का बना होता है, ठीक है, जो कि कारको जीन का बना होता है, डेट इज जीनोटाइप। और अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं, मेंडल को। अगला है एलिलीज, ठीक है। इसको समझना है, युग्म विकल्पी क्या है, एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षणों का कारकों के एक दूसरे से युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं, ठीक है। एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों के प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। देखिए जैसे कि एक ही गुण है लेकिन जो दो विभिन्न रूप में वो प्रकट हो रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एक युग्म में जोड़ा में, तो इसको कहते हैं एलील। अगला है कि देखिए लिंकेज क्या होता है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, सहलग्नता यानी लिंकेज कहते हैं। देखिए फ्रेंड कि संलग्नता क्या है, तो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों के एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और जीन के इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। जबकि जीन जो कि एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं, उसको क्या कहते हैं, संलग्न जीन कहते हैं। जैसे लिंग संलग्न जीन लिंग संलग्न गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाती है, ठीक है। और वास्तव में एक गुणसूत्र पर जीन ही लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर और मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग संलग्नता की विस्तृत व्याख्या मॉर्गन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, मॉर्गन ने दिया था। कब दिया था, 1910 में। मनुष्य में लिंग संलग्न गुण जैसे रंग वर्णांतता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपर ट्राइकोसिस आदि पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए एक मतलब इसका मैं समझा देती हूँ। उसमें जैसे बताए थे पिछले क्लास में कि मनुष्य में जैसे 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक है। इसमें भी पढ़ रहे हैं तो देखेंगे 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। कलर दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं। और डार्क रेड हो गया। देखिए
तो 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोजोम, ठीक है, 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोजोम। देखिए तो क्या होता है, 44 जो होता है वो ऑटोसोम होता है, ठीक है, और 2 जो होता है वो उसको बोलते हैं ऑलोसोम, इसी को बोलते हैं सेक्स हार्मोन, मतलब 2। अब देखिए 44 जो होगा वो नर में भी समान होगा, मादा में भी समान होगा, ठीक है। 44 जो होगा, एक पेज चेंज कर दे। देखिए जो हम समझाना चाह रहे हैं, जैसे कि 46 होता है यानी 23 जोड़ा, ठीक है, 23 इंटू 2, तो इसका क्या होगा कि जो 44 है और ये 2, देखिए इसको बोलते हैं ऑटोसोम, इसको बोलते हैं ऑलोसोम, यही होता है सेक्स हार्मोन भी इसको बोलते हैं। अब देखिए 44 जो है और ये 2 है, तो 44 क्या होगा ना, नर में भी यानी मेल में भी समान रहेगा और फीमेल में भी समान रहेगा, मतलब मेल और फीमेल में ऑटोसोम सेम रहेगा, ठीक है, मतलब लगभग 90% दोनों का गुण मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मेल है और फीमेल है, तो मेल में क्या होता है कि ये तो ऑटोसोम 44 जैसा है इसका वैसा है, लेकिन मेल में क्या होता है कि XY होगा मेल में, ठीक है, और फीमेल में होगा XX। ये जो ऑलोसोम है ये मेल का है तो XY और फीमेल का है तो XX। अब देखिए जैसे कि किसी जब लड़का और लड़की इसी कारण निर्भर करता है, पुरुष में XY रहता है और महिला में तो X रहेगा ही, तो क्या होता है कि जब X से क्रॉस करता है, अब इसमें से कोई एक गुणसूत्र, जब देखिए इसमें तो या तो X आएगा या तो Y आएगा, लेकिन यहाँ तो X रहेगा ही, तो ये क्या होता है देखिए, और जब विभाजन होता है समसूत्री विभाजन, तो एक क्रोमोजोम इसका जाएगा, एक क्रोमोजोम इसका जाएगा, तो मान लीजिए इसका X आया, इसका तो ऑलरेडी X ही रहेगा, तो XX, तो ये बेटी होगी, ठीक है, और यदि इसका मान लीजिए इस बार X ना के Y आया, तो यहाँ Y, और पहले से तो लड़की में ये तो X ही रहेगी, तो ये यहाँ बेटा होगा। अब देखिए जो अभी हम पढ़ेंगे ना, तो यही कभी कभी क्या होता है कि जो ये XX है इसी में डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि X में ही जैसे बोला जाता है कि वर्णांधता एक बीमारी है, यदि माँ को है तो 90% चांस है कि उसके बच्चे में भी हो जाता है, इस क्रोमोजोम में ही डिफेक्ट आ जाता है, तो इसे बोलते हैं सेक्स्ड हार्मोन लिंक डिजीज, ठीक है। तो 90% चांस है कि वो बीमारी उसमें ट्रांस कर सकती है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकती है। तो वैसे ही बीमारी में हम क्या करते हैं, तो बताया कि जैसे कि एक तो है रंग वर्णांधता, इसमें देखिए क्या होता है ना, आदमी हरा और लाल रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है, उसको लाल रंग हरा दिखता है, हरा रंग लाल दिखता है, उसको पता ही नहीं चलेगा। गंजापन है, ठीक है, गंजापन भी क्या है, ये भी हार्मोन डिजीज है। हीमोफीलिया ये भी होता है। मायोपिया, जैसे मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, हाइपरकोसिया इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है कौन है, तो रंग वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपर ट्राइकोसिया, ठीक है, रंग वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपर ट्राइकोसिया, ठीक है, ये सब हो गया। लिंग संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होते हैं, ठीक है, ये जो होता है ना पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होगा, जैसे आप गंजापन ही देख लीजिए, फिर रंग वर्णांधता भी होता है, तो इन सब में किसमें ज़्यादा प्रकट होता है, तो पुरुष में। देखिए ये एक बार याद फिर से करा देते हैं, रंग वर्णांधता, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिया, गंजापन, हीमोफीलिया, रंग वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, ठीक है, रंग वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिया, रंग वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिया, ये हो गया। अब देखिए कुछ है ना, जैसे कि ये एग्ज़ाम में
बीपीएससी तो ठीक है, बहुत सिंपल वाला पूछ देगा, लेकिन जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम में ही पूछ देता है, तो इसको एक बार कर देते। जैसे एस्केरियासिस, तो इसमें 2 गुणसूत्र होता है। मच्छर में कितना होता है? 6 में होता है। घरेलू मक्खी में 12 होता है। एस्केरियासिस में 2 होता है, मक्खी में, मच्छर में 6 और घरेलू मक्खी में 12। ठीक है, एस्केरियासिस में 2, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12। एस्केरियासिस में 2, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12। एस्केरिस में 2, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12। एस्केरिस में 2, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12। एस्केरिस में 2, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12। एस्केरिस में 2, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12। ठीक है, देखिए मटर में कितना होता है? 14, प्याज में 16, मक्का में 20। ठीक है, अब इस 3-3 का पेड़ बना के याद कर लेते हैं। मटर में कितना है? 14, प्याज में 16, मक्का में 20 और टमाटर में 24। तो यहाँ पे 4 बना लेते हैं। ठीक है, एस्केरियासिस में 2, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12। एस्केरियासिस में 2, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12। एस्केरियासिस में 2, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12। मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24। मक्का में कितना है? 20। मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24। मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24। अगला है मेढक में 26, नींबू में 18 और 36 है। बिल्ली में 38 है। चूहा में 40। देखिए अब चूहा एक माउस होता है, एक रैट। ठीक है, तो माउस छोटी जो चूहिया होती है उसको है, तो उसमें 40, और जब यही बड़ा में तो हो सकता है 20, यानी वैरी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेढक में 26, नींबू में 18 और 36 दोनों हो सकता है। बिल्ली में जो है वो 38। ठीक है, तो मेढक, नींबू और बिल्ली, तो मेढक में 26, नींबू में 18, 36, बिल्ली में 38। चूहा में कितना है? तो 40 और रैट में 42। गेहूं में 42। ठीक है, तो याद रखिएगा। खरगोश में 44, मनुष्य में 46, आलू में 48, चंपांजी में 48। ठीक है, और बंदर में क्या होता है ना, वो वहाँ 21 जोड़ा ही होता है। चिंपांजी में जो होता है वो 24 जोड़ा। तो गेहूं में 42, खरगोश में 44, मनुष्य में 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48 और तंबाकू में 48। ठीक है, इसका एक पेयर बना लेते हैं। घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80। ठीक है, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80 और टेरिडोफाइट्स मतलब 1300 से 1600, इसमें हो जाएगा आपका टेरिडोफाइट में। देखिए गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का नामकरण W. वॉल्टेयर ने, अब पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है। तो गुणसूत्र का नामकरण W. वॉल्टेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। ठीक है, गुणसूत्र का नामकरण, ये भी क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया था? वॉल्टेयर ने। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? W. वॉल्टेयर ने। कब किया था? 1888 ईस्वी में। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं, और जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र का नामकरण W. वॉल्टेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? W. वॉल्टेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम, और जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो W. वॉल्टेयर ने। कब किया था? 1888 ईस्वी में। और गुणसूत्र पर पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम, और जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव की कोशिकांग में होती है तो उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 ईस्वी में एस. बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन और पुनः संयोजन की इकाई रिकॉन कहा गया। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, कितने पाए जाते हैं? 20। आर्थर कॉनवर्ग ने 1962 ईस्वी में
डीएन पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए का अवशोषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे में वे 23वीं जोड़ी का एक्स गुणसूत्र आता है, मतलब 22 + x, और आधे में 23वीं जोड़ी में y गुणसूत्र आता है, 22 + y। नारियों में एक समान प्रकार के गुणसूत्र 22 + x + 22 + x होता है वाले अंडाणु निषेचन के समय यदि x गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज जाइगोट 23वीं जोड़ी XX और बनने वाले संतान लड़की होगा, और इसके विपरीत किसी अंडाणु Y से शुक्राणु मिलता है तो XY गुणसूत्र वाला युग्मज बनेगा और संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, महिला का नहीं। फ्रेंड, मैंने अभी यही समझाया था, ठीक है, तो इसको इसने लाइन में लिखा है। और इस तरह जो संतान की लिंग निर्धारण क्षमता है वो कौन करता है? पुरुष, ना कि महिला। लेकिन यदि देखिए समाज में किसी लड़का या लड़की होता है तो उस महिला को प्रताड़ित किया जाता है ना, तो ये उसकी वजह से नहीं, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? लड़का। परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है, ठीक है। क्या किया जाता है? देखिए इसको थोड़ा समझना है कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है तो मेल का क्या होगा? शुक्राणु को ले लिया जाता है और फीमेल के अंडाणु को, दोनों को जो फर्टिलाइजेशन क्या कराया जाता है? एक परखनली में कराया जाता है, ठीक है। तो परखनली के अंदर निषेचन कराया। अब फिर ठीक है, यदि महिला उसके बाद होता है कि उसके ओवरी में डाल दिया जाता है, अदरवाइज एक बिल्कुल भी अलग से टेस्ट ट्यूब बेबी का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब देखिए जैसे कि अब इसका क्या होता है कि एक बच्चा है, उसका फादर कौन है, तो इसके लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है कि इसका फादर ये, क्योंकि बच्चा का जो डीएनए होगा ऑलवेज वो अपने फादर से मैच करेगा। यहाँ तक तो देखिए ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट भी। अब थोड़ा सा जैसे इसको था जिस पे फोकस करना था, इसको एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया है? वाल्टेयर ने किया है, ठीक है। और गुणसूत्र में जो पदार्थ पाए जाते हैं उसको कौन सा कहते हैं? जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव में के कोशिकांगों में होती है तो उसको बोलते हैं, देखिए अब जीनोम तो कह रहे हैं, लेकिन यदि गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव में होगी, ठीक है, तो उसको प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन का आधुनिक विचारधारा दिया गया। इसके अनुसार जीन की कार्य की इकाई को क्या बोलते हैं? ठीक है, जीन के कार्य की इकाई को क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। और उत्परिवर्तन की इकाई को क्या बोलते हैं? म्यूट्रॉन। तो म्यूटेशन होता है तो म्यूट्रॉन याद रहेगा, और जीन के कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन, और पुनः संयोजन की प्रक्रिया को रेकॉन, ठीक है। जीन के कार्य की इकाई को सिस्टॉन, उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूट्रॉन और संयोजन की इकाई को रेकॉन। मनुष्य में जो है 20 आवश्यक एमिनो एसिड पाया जाता है, तो ये कंप्लीट हो गया। और आर्थर कॉर्नवर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। आर्थर कॉर्नवर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए के पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिससे डीएनए का संश्लेषण होता है। आर्थर कॉर्नवर्ग, ठीक है ना, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी, इसी से क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला में हम करेंगे वनस्पति विज्ञान। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।